सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पाठ्य पुस्तक से। और इसमें आज हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है हाशियाकरण से निपटना भाग 2। तो आज की वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि हाशियाकरण से कैसे कैसे निपटा जा सकता है। हालांकि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, आज उससे आगे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। तो आप समझिए, बार बार हम एक शब्द यूज कर रहे हैं, हाशियाई। हाशियाई लोग वो होते हैं जो मुख्य समाज से किसी भी भेदभाव के कारण अलग हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये हाशियाई शब्द यूज़ किया जाता है। और उनको भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं जिसमें इन समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के बहुत बहुत प्रावधान भी हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यानी 1989 में एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनके ऊपर हुए अत्याचारों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए ये बनाया गया। इसके क्या क्या प्रावधान है या क्या क्या बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सज़ा का प्रावधान। देखिए हमारे यहाँ बहुत, अब तो नहीं होता लेकिन बहुत समय पहले तक भी ऐसे होता था कि इन समुदाय के लोगों को अपमानित करने के लिए किसी गंदे पदार्थ को इनको खाने पीने की सज़ा दी जाती थी। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा काम करना, कृत्य करना मतलब काम करना जिससे उसकी मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर भी सज़ा का प्रावधान है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। तो ये 1989 का ये कानून इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है कि ये इन लोगों को किसी भी दुर्व्यवहार होने से बचाता है। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क करके सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के सामने लाना था। फिर इसके बाद है आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण भी है कि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। यानी जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी जो परंपरागत ज़मीन जिस पे वो बहुत पहले से रहते आए हैं उस पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का वो सहारा लेते हैं ताकि इन पर उन्हीं का ही अधिकार बना रहे। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। यानी आदिवासियों की ज़मीन को किसी दूसरे गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता CK जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों की जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। यानी उनका ये आरोप है कि सरकार भी इसमें मिली हुई है। जो राज्य सरकारें हैं वो जानबूझकर दूसरे व्यक्तियों को, जो गैर आदिवासी व्यक्ति हैं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा काम करते हैं, ऐसा उनका आरोप है।
इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। यानी जंगलों को आरक्षित बना दिया गया या उसको कह दिया गया कि यहाँ पर हम बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड सेंचुरी बनाएंगे, तो इसलिए भी लोगों को अपनी ज़मीन से हटना पड़ता है। सुश्री जानू का यह कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। यानी सरकार परियोजनाओं पे तो इतना पैसा लगाती है, लेकिन ये जो विस्थापित मतलब जो अपनी ज़मीन से हटाए गए हैं, उनको दोबारा से पुनर्वास देने के लिए जो खर्चा लग रहा है उसको देने से क्यों हिचकिचाती है। तो अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के प्रश्नोत्तर की ओर, लेकिन उन प्रश्नोत्तर को करने से पहले एक मज़ेदार एक्टिविटी, वो क्रियाकलाप क्या है कि पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ। यहाँ पर आप किसी का भी चित्र बना सकते हैं और लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो क्रियाकलाप है कि पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ या लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। ये अभी हमने समझा भी था। तो यहाँ पर हम पौधा लगाते हुए किसी का भी चित्र बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमें अपना ही चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप ये चित्र बना सकते हैं। मैंने इसके लिए आपके लिए इसके लिए इंतज़ाम किया है इसका। आप इसको देख के ऐसा भी बना सकते हैं या अपनी कल्पना से बहुत सुंदर चित्र किसी बच्चे को, किसी को भी पौधा लगाते हुए दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें लिखना है कि पेड़ों को काटने से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। ये हमारा क्रियाकलाप है। तो देखिए, पेड़ों से केवल हमें लाभ ही नहीं होता, यह वातावरण में फैले दूषित वायु को भी शुद्ध करता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से बारिश का भी अभाव होता है, यानी बारिश की भी कमी हो जाती है। वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं तथा मृदा अपरदन नहीं होने देते। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऐसा होगा, बाढ़ आएगी। पेड़ आसपास के वातावरण तथा दूषित वायु के साथ साथ भूमि को ठंडा भी रख सकते हैं। तो इन्हीं सब लाभों को हमें देखते हुए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसके बाद चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाया जा सके। फिर दूसरा प्रश्न है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस कानून के मुख्य बिंदु या इस कानून की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करना, उस पर अगर कोई करता है तो सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर भी सजा का प्रावधान है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। फिर तीसरा प्रश्न है कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन वापस क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, संवैधानिक रूप से तो आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न, अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो देखिए, कुछ सुझाव जो मेरे को लगता है वो ऐसे होने चाहिए। आपको जो लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे बांध बनाने के अलावा किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी अपनाकर भी आदिवासियों की मदद की जा सकती है, क्योंकि इससे उनकी ज़मीनों को उनसे नहीं लिया जाएगा। फिर है शिक्षा के द्वारा उन्हें शिक्षित करके या किसी कार्य का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्य समाज से जोड़ना चाहिए ताकि वह जंगलों को छोड़कर मुख्य समाज में ही आकर रहें। फिर खाद्य आपूर्ति के द्वारा भी आदिवासियों की मदद की जा सकती है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता भोजन जुटाना होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपके लिए उपलब्ध हो इसकी वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जीवन को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।